जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी का पहला क्लास देखा था जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। और मेरे मित्र, मैंने आपको कल ही बताया था कि इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरे मित्र, आज के इस सेशन से हम लोग जो हमारा पाचन तंत्र है उसको पूरी तरीके से पचा देंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि कल इस क्वेश्चन में सर डाउट रह गया था थोड़ा सा और आप सभी ने ध्यान आकृष्ट करा उस ओर कि गुरुजी यहाँ पे जो चीजें हैं वो गलत है। क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं और मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि कृंतक को हम लोग इंसीजर कहते हैं। और आप सभी ने क्या देखा था कि सर कृंतकों की संख्या जो वयस्क में होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। अब मेरे मित्र, आप सभी को मैंने कल डेंटल फॉर्मूला बताया था, यानी कि दंत सूत्र बताया था, और वहां पे जो हमसे मिस हुई वो क्या था? तो आप सभी ध्यान देंगे कि कल के दंत सूत्र में जो हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जो हमारा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है वो किस तरीके से है। तो कल मैंने आपको बताया था कि सर 2/2 1/1 लेते हैं और यहां पे हम 3/3 लिए थे और सर 2/2 लिए थे, जो कि मेरे मित्र क्या है आप सभी याद रखेंगे गलत है। यहां पे प्रीमोलर और मोलर में क्या हो गया था सर? मिसकंसेप्शन हो गया था, जिस वजह से कल के सेशन में आपको ये फॉर्मूला चली गई थी। तो ये फॉर्मूला पूरी तरीके से गलत है। आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा सही सूत्र होगा वो क्या होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अरेंज हम लोग इसी तरीके से करेंगे, IC फिर आपका PM फिर आपका M, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ध्यान रखिएगा कि इंसीजर 2 के जगह हम लोग 2 ही रखेंगे यहां पे। कैनाइन जो हमने कल बताया था सर 1/1, वो ठीक है। प्रीमोलर जो ये बताया था मैंने मेरे मित्र, ये और ये गलत है। ध्यान में रखेंगे कि प्रीमोलर का जो सही फॉर्मूला होगा वो 2/2 होगा और मेरे मित्र मोलर का जो सही फॉर्मूला होगा वो 3/3 होगा, यानी कि 2-1-2-3। और कल मैंने आपको बता दिया था 2-1-3-2। तो आप सभी इसको सुधार लेंगे और क्या कहिएगा कि गुरुजी 2-1-3, 3-2-5, 3-8, ये हो जाएगा 8/8। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर 16/16 हो जाएगा और ये क्या होगा सर? 32 हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज सुधार लीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था कि इंसीजर 2 ऊपर है और 2 ऊपर 2 नीचे, इसका हमने पेयर बनाया था और फिर यहां पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इंसीजर की संख्या तो आपका 8 होगा ही होगा, कैनाइन की संख्या जो 2 है आपका वो कितना हो जाएगा? 4 होगा। और ये जो प्रीमोलर है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रीमोलर की भी संख्या आप कितनी हो जाएगी? आप सभी कहेंगे 8। और यहां पे जो मोलर है ये क्या होगा? 3-3-6, 6-2-9 12, यानी कि मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 12। तो मेरे मित्र, आप सभी ये याद रख सकते हैं कि हमारे मुंह में जो इंसीजर है उसकी संख्या कितनी है? 8। जो कैनाइन है उसकी संख्या कितनी है? 4। जो प्रीमोलर है उसकी संख्या कितनी है? 8। और जो मोलर है उसकी संख्या कितनी है? आप कहेंगे 12। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो डाउट था आप सबों का क्लियर हो पाया होगा। बहरहाल, आज के इस सेशन का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक डाइजेशन के पार्ट 1 में हमने सॉल्व करा है। और अगर आपको पूरा देखना है तो मेरे मित्र 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, डाइजेशन पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बहरहाल, जो आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 21, आपसे पूछा जा रहा है कि समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है बलगम, जठर ग्रंथि, एंजाइम्स, विलाई। मेरे मित्र, आप सभी ने कल के सेशन में देखा कि हमारे पाचन तंत्र में जो अमाशय है, हमारे पाचन तंत्र में जो अमाशय है इसमें क्या मौजूद होता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होता है। बोले तो इसी को हम लोग हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। अब आप सबों को मालूम है कि ये जो जठर ग्रंथि है ये क्या करता है?
आप सभी कहेंगे जठर रस का स्रवण करता है। क्या करता है? जठर रस का स्रवण करता है। और इस जठर रस में क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इस जठर रस में जो है वो म्यूकस होता है और साथ में HCl होता है और साथ में निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। ध्यान में रखिएगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये निष्क्रिय पेप्सिनोजोन का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अमाशय से निकलने वाली जो जठर रस है उसमें क्या होता है? तो सर प्रोटीन को पचाने की क्षमता होती है। अब आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हमने कल के सेशन में सीखा है कि प्रोटीन का पाचन जो है वो पेप्सिन नामक एंजाइम के थ्रू होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जठर रस में जो HCl और निष्क्रिय पेप्सिनोजोन निकल रहा होता है, ये HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजोन पे क्रिया करके इसको एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। और मेरे मित्र ये जो एक्टिव पेप्सिन है ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरुजी ये म्यूकस को काहे आप साइड कर दिए, इसका कोई रोल नहीं होता है तो फिर निकलता क्यों है? मेरे मित्र इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बलगम कहते हैं। और ये हमारे अमाशय के आंतरिक भाग को सर इस HCl से क्या करती है? बचा करके रखती है। यानी कि आपके पेट में सर जठर रस में जो अम्ल निकल रहा होता है वो अम्ल आपके अमाशय के आंतरिक स्तर को खराब न कर दे, आपके आंतरिक स्तर को पूरी तरीके से बिगाड़ न दे। इसके लिए क्या होता है? तो सर इसी जठर रस से, यानी कि इसको मारो आ रहा है चला और समारो आ रहा है, तो ये इसी जठर रस में क्या होता है सर? म्यूकस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बलगम कहते हैं, या इसी को हम लोग श्लेष्मा भी कहते हैं। ये क्या करता है? तो सर हमारे पेट के अंदरूनी स्तर को इस HCl से बचा करके रखता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि समान परिस्थिति में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य किसका है? आप सभी कहेंगे गुरुजी बलगम का है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जठर ग्रंथि आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अमाशय में पाई जाएगी। और एंजाइम मैंने आपको कल के सेशन में बताया है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की जहां पे भी चर्चा होगी हम सभी कहेंगे सर एंजाइम को रखेंगे। यानी कि अगर हमारे पास सवाल आएगा कि निम्न में से जैव उत्प्रेरक हैं, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक है। साथ ही विलेय, मेरे मित्र आप सभी इसके बारे में कहेंगे सर रसांकुर बोला जाता है इसको। और रसांकुर कहां मिलता है? आप सभी कहते हैं सर छोटी आंत में मिलता है। कहां मिलता है? छोटी आंत में मिलता है। और इसका काम क्या होता है? आप सभी कहते हैं पाचित भोजन का अवशोषण। क्या काम होता है? पाचित भोजन का अवशोषण। साथ ही मेरे मित्र ये जो विली यानी कि रसांकुर हैं, ये क्या करते हैं कि छोटी आंत के सतह को भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो अवशोषण है वो क्या हो सर? बेहतर तरीके से हो पाए। तो छोटी आंत में पाचित भोजन का अवशोषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी विलेय यानी कि रसांकुर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। मेरे भाई आप सभी ने कल के सेशन में देखा कि शाकाहारी की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो शाकाहारी जंतु होते हैं इसकी छोटी आंत क्या होती है? आप सभी कहेंगे मांसाहारी जंतु की अपेक्षा लंबी होती है। छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। तो आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, हालांकि मैंने कल डिस्कशन के दौरान बताया भी था कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत लंबी होती ही क्यों है। भाई मेरे आप सभी को यह याद रखना होगा कि शाकाहारी मतलब शाक सब्जी खाने वाला, यानी कि ये मांसाहार थोड़ा भी नहीं कुछ खाएगा। तो मांसाहार चीजों को इसको पचाने के लिए कोई जरूरत तो है नहीं। अब जो शाकाहारी चीजें ये खाती है, घास फूस पेड़ पौधे जो शाकाहारी के रूप में आते हैं मेरे मित्र, इन सभी में क्या होती है? आप सभी को ध्यान में रखना होगा, सेलुलोज होती है। क्या होती है? सेलुलोज होती है। क्यों? क्योंकि सर ये प्लांट के प्रोडक्ट हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि जो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति होती है वही सेलुलोज की बनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे प्लांट के उसमें सर सेलुलोज होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और आप सबों को मालूम है कि ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज क्या है सर? पॉलीसैकेराइड है। क्या है?
पॉलीसेकेराइड है, मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखा जाएगा। और चूंकि इस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सर शाकाहारी जंतुओं को पचाना होता है, इसलिए भगवान ने क्या करा है, तो सर इसकी जो छोटी आंत की लंबाई है वो सर अन्य जंतुओं की अपेक्षा लंबी कर दी है, ताकि ये आराम से सर इस सेलुलोज को पचा पाए। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी सेलुलोज को पचाने के लिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसे क्या होती है, छोटी आंत, लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट की चर्चा यहां पे की जा रही है। आप सभी को मालूम होगा कि इसको हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरित लवक के नाम से जानते हैं। अब हरित लवक का मतलब क्या हुआ, तो सर ये हमारा प्लांट का जो सेल है उसका एक सेल ऑर्गेनेल्स है। और आप सबों को मालूम है कि प्लांट के अगर हम लोग पादप कोशिकांग की बात करते हैं, तो पादप और जंतु एक दूसरे से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। और पादप कोशिका में सर प्लेस्टिड यानी कि लवक होता है, जबकि मेरे मित्र जंतु कोशिका में प्लेस्टिड यानी कि लवक नहीं होता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, प्लेस्टिड लवक की बात करेंगे, तो ये क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ये पादप कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। और ये जो प्लेस्टिड है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो ध्यान में रखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, फिर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और फिर क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट हम लोग क्या कहते हैं, सर इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि इसमें सर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सर, हरित लवक कहते हैं। और जनरली जो भोजन बनाने का कार्यक्रम होता है पौधे का, वो इसी क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है। और क्रोमोप्लास्ट, तो मेरे मित्र क्रोमो मतलब कोई ना कोई रंग होगा, तो वैसा प्लेस्टिड जिसमें आपको सर श्वेत और हरा छोड़ करके अन्य रंग दिखे, जैसे कि लाल हो गया, नारंगी हो गया, वो आपका क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि प्लेस्टिड केवल पादप में पाया जाने वाला कोशिकांग है। क्या ध्यान में रखेंगे कि पादप कोशिकांग है, ठीक है, और केवल ये लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, केवल पादप में पाया जाने वाला कोशिकांग है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, साथ ही आप सभी कहेंगे गुरुजी कार्बोहाइड्रेट, तो मेरे मित्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है, आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, तो सर शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। पहला ऑप्शन है कि एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। दूसरा है कि एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं होती है। और तीसरा है इसके लक्षणों में ग्लूटेन के प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं शामिल है। और चौथा है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लैक्टोज असहिष्णुता जो है ये क्या है, एक प्रकार का पाचन विकार है। क्या है? एक प्रकार का पाचन विकार है। अब हम पाचन विकार कह रहे हैं तो आप सभी कहेंगे कि सर पाचन संबंधी समस्या, बिल्कुल मेरे मित्र। तो जहां पे भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात की जाएगी आप कहेंगे एक प्रकार का पाचन विकार। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि लैक्टोज जो है वो आपका कहां उपस्थित होता है या कहां मिलता है, तो आप सभी कहेंगे सर मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट में हमें लैक्टोज देखने को मिलता है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में हमें लैक्टोज को देखने को मिलता है। अब मेरे मित्र हम सबों को मालूम है कि जो हमारा पाचन तंत्र है इसमें हम किसी भी चीज को देंगे तो ये पचा देगा। आप कहेंगे बिल्कुल। आपको मालूम है कि दूध भी पिएंगे तो भी पच जाएगा, बिल्कुल। दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट है, रसगुल्ला खा लें, छेना खा लें, कुछ भी खा लें, पचा देंगे, बिल्कुल पचा देंगे। लेकिन मेरे मित्र जब आपके आंत में
जब आपके आंत में सर जो लैक्टेज एंजाइम है उसकी कमी हो जाएगी तो आप मिल्क या फिर मिल्क से बने प्रोडक्ट को पचाने में असमर्थ हो जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी हम लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार का पाचन विकार है, जिसमें क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि जिसमें 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 मिल्क मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आसानी से नहीं पचता, आसानी से नहीं पचता। मेरे मित्र, इसका कारण क्या है? आप सभी कहेंगे सर इसका जो कारण है, कारण क्या है, तो आप कहेंगे लैक्टेज एंजाइम की कमी। किसकी कमी सर? लैक्टेज एंजाइम की कमी। लैक्टेज एंजाइम की कमी के चलते हमें क्या देखने को मिलती है? आप कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है, तो आप सभी कहेंगे एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंत दुग्ध उत्पाद में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, मतलब पचाने में असमर्थ होती है, वो क्या कहलाएगी? आप कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाएगी। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है, तो बिल्कुल इसको हम लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस कह सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो ग्लूटेन है आपको कहां देखने को मिलेगा? आप कहेंगे सर गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। क्या होता है? गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है, और अब तो मार्केट में आपको ग्लूटेन फ्री बिस्किट भी देखने को मिलते हैं। तो वो वैसे लोगों के लिए होते हैं जिसे सर ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, मतलब गेहूं या गेहूं से बने प्रोडक्ट को अगर वो पचाना चाहे तो नहीं पचा पाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। क्या ये आप सभी बनाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे। आप सबों को मैंने बताया है कि अगर हम लोग बात करते हैं पाचन शुरू होने की, पाचन स्टार्ट होने की, तो कहां से स्टार्ट होता है चला? हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहां से? हमारे मुख से। जैसे ही हम भोजन को चबा रहे होते हैं तो हमारे मुंह में उपस्थित जो लार ग्रंथि होती है वो लार का स्रवण करती है, और वो जो लार होता है उसमें मौजूद एमाइलेज एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थ में मौजूद जो शर्करा होते हैं, या आप कह सकते हो स्टार्च होता है, यानी कि मंड होता है, उसका पाचन करना स्टार्ट कर देती है। और मेरे मित्र, जब हम लोग उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं चबा चबा करके, तो फिर उसको निगलते हैं। और आगे की प्रोसेस कहां से शुरू होती है? अमाशय से शुरू हो जाती है, और कहां पे खत्म होती है? छोटी आंत पे। तो मेरे मित्र, पाचन स्टार्ट मुख से होता है और पाचन अंत कहां पे होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, पाचन अंत छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है प्यारा सा कि मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है, आप कहेंगे मुंह में, और खत्म सर छोटी आंत में। अच्छा, यहां पे पाचन तंत्र की बात की गई। अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि मनुष्यों का आहार नाल कहां से शुरू होता है, मनुष्यों का आहार नाल कहां से शुरू होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? याद रखिएगा कि आहार नाल मुख से ही स्टार्ट होगा, और आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि आहार नाल खत्म कहां पे होती है, आहार नाल एंड कहां पे होती है। तो आप सभी याद रखेंगे मल द्वार पे आहार नाल जो है वो एंड हो जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 होना चाहिए। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे मित्र, 25 होना चाहिए। आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि खूर वाले जानवर के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, खूर वाले जानवर कहा जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि सर जो खूर है ये गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में देखने को मिलती है। और मेरे मित्र, खूर वाले जानवर को ही हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब रूमिनेंट वो जानवर होते हैं चला जो कि जुगाली करते हैं। आप सभी देखे होंगे कि जो गाय है, भैंस है, अगर इसको चरने के लिए भेज दिया जाए तो ये क्या करता है? पहले जल्दी जल्दी में अपने चारा को निगल लेता है, फिर आराम से बैठ करके जुगाली करते रहता है, मतलब अपना मुंह चलाते रहता है। तो पहले जो ये जल्दी जल्दी खा के निगल लेता है और फिर वो जुगाली करता है, तो ऐसे जंतुओं की कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं। और बेसिकली ये खूर वाले जानवर होते हैं, यानी कि इसके पैर में खूर होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो खूर वाले जानवर होते हैं उसके अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओबेमेसम, ओमेसम, कौन सा बड़ा हिस्सा होता है?
आप कहेंगे गुरुजी पहला चीज तो ये खुर वाले जानवर का जो पूरा इंटेस्टाइन पाचन तंत्र होता है वो तो हम लोग समझ नहीं रहे हैं मेरे मित्र, बहुत ही सिंपल सा चीज है, बस थोड़ा सा इस पे फोकस कर लीजिएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये जो है ये रूमिनेंट है, ठीक है। अब इसके खुर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे यहां पे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि सर इसका जो रूमेन है वो क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो पूरा पोर्शन आप सभी यहां से देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन ये तो इसका ग्रास नली हो जाएगा, और यहां से जो ये स्टार्ट हो रहा है चिला, यहां से जो ये स्टार्ट हो रहा है आपका, ये पूरा आपका क्या हो जाता है सर, रूमेन हो जाता है। और ये जो रूमेन है ये इसके आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। ये इसके पाचन तंत्र का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इस रूमेन में क्या करता है, तो सर ये जो जानवर है पहले अपने चारा को निगल के स्टोर कर लेता है, और इसीलिए इस रूमेन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रूमिनेंट का प्रथम आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम आमाशय बोलते हैं। और ये क्या होता है सर, सबसे बड़ा भाग होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो इसका भोजन स्टोर करने वाला हो गया। अब फिर जब ये आराम से बैठा तो इससे फिर ये पदार्थ को अपने मुंह में लाया और जुगाली करके क्या करता है, फिर सर उसका गोलिका बना करके ये क्या करता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। कहां भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्या करता है, तो सर जो भोजन है उसको पचाता है। ध्यान में रखेंगे कि जो इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आप सभी देख पा रहे होंगे वो क्या है, तो गुरुजी ये यहां तक जुड़ा हुआ है, ये यहां तक जुड़ा हुआ है। ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, किनका, तो सर रूमिनेंट का। मेरे मित्रों ध्यान देंगे कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बड़ा है क्योंकि इसे क्या पचाना है, सेलुलोज को पचाना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ पोर्शन क्या है, आप सभी कहेंगे सर लार्ज इंटेस्टाइन, और मेरे मित्र इससे इस वाले पोर्शन को आप कहेंगे एनस कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जो हम लोग सर इस पोर्शन की बात करें, यहां पे इस कलर का आपको मैच करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम लोग रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाले हिस्से को मेरे मित्र, इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेसम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेसम। और उसके जस्ट जो आप सभी यहां पे देख रहे होंगे इस वाले हिस्से को मेरे मित्र, इसको हम लोग एबमोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, एबमोसम कहते हैं। तो जो सबसे पहला इसका आमाशय है जिसको हम लोग रूमेन कहते हैं, वो इसका क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, जहां पे ये भोजन को क्या करती है, पहले सर स्टोर करती है और फिर बाद में जुगाली करने के बाद उसे पचाने का काम करती है। तो आप सभी कहेंगे कि सर जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, आप कहेंगे सर खुर वाले जानवर का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। और मेरे मित्र जो रेटिकुलम, ओमेसम और ओमेसम है, किसका हिस्सा है, आप कहेंगे सर रूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। तीसरा है आपका कि श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं सर हमारे बॉडी में पाचन की, तो स्टार्ट मुख गुहा में होगा और मुख गुहा के बाद जो हमारा भोजन है वो अमाशय में आएगा और अमाशय में सर उसका अम्लीय माध्यम तैयार होगा और वो अम्लीय माध्यम में सर प्रोटीन पचा हुआ और आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहां जाएगा, छोटी आंत में ट्रांसफर होगा। तो जैसे ही छोटी आंत में अमाशय से ट्रांसफर होगा तो सर उसको रास्ते में ही क्या मिल जाएंगे, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस मिल जाएंगे। और ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो क्या करेंगे, तो सर जो अमाशय में हमारा भोजन है जो अभी आंशिक रूप से पाचित हुआ है वो छोटी आंत में जाकर के पूर्ण रूप से पाचित हो जाएगी। तो मेरे मित्र जो आपका पेनक्रियाज या लीवर होता है वो अमाशय से नीचे होता है और अमाशय आपके लेफ्ट एब्डोमिनल में पाया जाता है, यानी कि बाएं उदर गुहा में पाया जाता है। और सर अमाशय से जो उसकी लास्ट पार्ट होती है, जैसे कि मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि ये अगर हमारा ईसोफेगस है यानी कि ग्रास नली है, तो यहां पे आपको ये क्या दिखेगा, अमाशय दिखेगा।
और मेरे मित्र इसी अमाशय से आपका कौन जुड़ा हुआ रहता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसी अमाशय से जो है छोटी आंत जुड़ी हुई रहती है। कौन जुड़ी हुई रहती है सर, छोटी आंत जुड़ी हुई रहती है, इस तरह की संरचना। और यहां पे आपको क्या दिखाई पड़ता है, तो सर यहां पे हमें यकृत दिखाई पड़ता है और यहीं पे आपको ये पेनक्रियाज दिखाई पड़ता है। और यकृत जो है वो अपना बाइल जूस सर यहां स्रावित करता है और पेनक्रियाज यहां स्रावित करता है। तो जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही कथन नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। आप बता दो कि ये आपका यकृत है यानी कि लीवर है, और सर ये आपका पेनक्रियाज है यानी कि अग्नाशय है, और ये यहां पे श्रवण कर रही है, तो ये रिटर्न अमाशय में जाएगा या छोटी आंत में जाएगा? आप कहेंगे सर छोटी आंत में जाएगा। तो मेरे मित्र आपका जो पहला ऑप्शन है वही गलत है। अब बाकी के ऑप्शन सही हैं, उसके कारण भी सही हैं। कैसे, तो देखिएगा कि कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसी चीज को डिस्कस करा है कि सर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो हमारे स्टमक में होती है और इसी के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और सर निष्क्रिय पेप्सिनोजोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन तो सही है। श्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत के अम्ल से बचाता है, अभी हम लोगों ने चर्चा करा है, ये भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्या करती है सर, एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। गलत कौन होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए सही आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने कल बताया था कि अगर हम लोग पाचन तंत्र में पोषण के चरण की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर पांच चरण में पूरा होता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है हमारा अंतर्ग्रहण। पहला क्या होता है, आप सभी कहते हैं अंतर्ग्रहण होता है, पहला हमारा अंतर्ग्रहण होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी पाचन होता है, और फिर अवशोषण होता है। पाचन फिर अवशोषण होता है, और फिर क्या होता है, आप कहते हैं सर स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर उत्सर्जन होता है यानी कि इजेक्शन होता है। तो मेरे मित्र ये 5 स्टेप हैं और पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही नहीं है। तो पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। पहला है उत्सर्जन, नहीं होगा। अवशोषण नहीं होगा, पहले ही उत्सर्जन अवशोषण थोड़ी होगा, पहले तो सर अंतर्ग्रहण होगा, पहले भोजन अंदर जाएगा उसके बाद ना पचेगा तब ना फिर आगे की कहानी होगी। और तीसरा है अंतर्ग्रहण और फिर है अवशोषण, जो कि गलत है। चौथा है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अमाशय की आकृति होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे की तरह होती है। सिंपली अगर हम लोग अमाशय की बात करते हैं तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि इसकी संरचना आपको कुछ इस तरीके का मिलती है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो हमारा अमाशय है इसके 3 भाग होते हैं। जो हमारा ये ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं सर, अग्रभाग बोलते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग मध्य भाग बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी कहेंगे कि सर इसको हम लोग निचला भाग बोलते हैं, और इसका नाम भी है चिला। अगर हम लोग बात करेंगे अग्रभाग की तो आप सभी कहेंगे सर इसको कार्डियक बोलते हैं। और जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग फुंडिक बोलते हैं। और जो सर सबसे लास्ट वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। और मेरे मित्र यही पाइलोरिक भाग किससे कनेक्ट होता है, तो सर छोटी आंत से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, छोटी आंत से कनेक्ट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यकृत जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है सर, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मेरे मित्र इसी के द्वारा बाइल जूस का स्रवण होता है। आंत 2 प्रकार के होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसमें सर छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो ट्रिप्सिन है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। और ये ट्रिप्सिन किस में मदद करता है, आप कहेंगे सर प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। किस में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, घ्राण संबंधी प्रतिक्रिया। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानना चाहूंगा और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म चापचय संबंधित है, शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक, दो और तीन। कहा जा रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो क्या होता है, और आप लोगों ने भी कई बार नाम सुना होगा कि फलाने का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है जिस वजह से वो बीमार पड़ गया। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कह देने मात्र से ही क्या हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, वे सब के सब क्या हो रहे हैं, तो सर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं। मतलब सिंपल सा अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म यानी कि चापचय कहलाती है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म होती है मेरे मित्र, इसमें दो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में। पहला क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, पहला होता है आपका एनाबॉलिज्म। पहला क्या होता है, एनाबॉलिज्म, और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो एनाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है तो सर सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, और वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू होता है, और उसी को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। मेरे मित्र कैटाबॉलिज्म है तो इसको ऐसे याद रखिएगा, काटाबॉलिज्म। हम ये आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, और काटाबॉलिज्म मतलब किसी भी चीज को तोड़ देना। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि कैटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है तो सर जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विखंडन होता है। क्या होता है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विखंडन होता है। और बेसिकली मेरे मित्र हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी मेटाबॉलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब सवाल करा जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म संबंधित है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बिल्कुल सही है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही होगा। भले ही हम इसको क्या कहेंगे तो सर सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण भले ही एनाबॉलिज्म कहलाएगा, लेकिन जब हम मेटाबॉलिज्म को इकट्ठे डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें तो दोनों आ जाएगा। और फिर तीसरा है उपचय और अपचय। तो मेरे मित्र कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उपचय और अपचय। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेकर के जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है ऑसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप, रेडियोग्राफ। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी अगर कभी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, मतलब पेट के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास गए होंगे, तो कभी ना कभी सर ये डायग्राम आप जरूर देखे होंगे सर उसकी किसी वार्ड में, और वहां पे ऊपर में क्या लिखा हुआ रहता है, इंडोस्कोपी लिखा हुआ रहता है। अब ध्यान में रखेंगे कि जब गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के डॉक्टर को आपके जो सर पाचन तंत्र की समस्या है वो सही तरीके से समझ में नहीं आती है और उनको कोई डाउट होता है कि आपके सर आंतरिक संरचना में कोई दिक्कत है, तब वो क्या करते हैं तो सर एक पाइप के माध्यम से जिसके इस छोर पे कैमरा लगा हुआ रहता है मेरे मित्र, उसको क्या करते हैं सर मुंह के थ्रू आपके जो पाचन तंत्र है उसमें फील करते हैं, यानी कि घुसाते हैं। और जैसे ही सर ये यहां पे जाता है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे सर कैमरा लगा हुआ रहता है, और वो कैमरा आपके पाचन तंत्र का या आपके शरीर के आंतरिक हिस्से का क्या करता है सर, जो फोटो है वो इस कंप्यूटर सिस्टम पे दिखाते रहता है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोस्कोपी कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र, आप सभी कहेंगे सर इंडोस्कोप। आप कहेंगे ऑसिलोस्कोप क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है,
क्या है चला, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और क्या करता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वोल्टेज एवं टाइम के बीच, वोल्टेज एवं टाइम के बीच ग्राफ को बताता है, वोल्टेज एवं टाइम के बीच ग्राफ को प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप आप सभी इससे वाकिफ होंगे कि गुरुजी वैसा यंत्र जिसके थ्रू हम छोटे छोटे जीवों को देखने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोप कहलाता है। और रेडियोग्राफ मेरे मित्र, रेडियोग्राफी जो है वो एक्सरे से संबंधित है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोडंत पाए जाते हैं। होमोडंत मतलब समदंती, मतलब जिसमें सर समान दांत हो, दांतों की जो सर आकार हो वो समान हो। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मछली है वो होमोडंट होते हैं। बाद बाकी मानव, तेंदुआ, घोड़ा की बात करेंगे, कहेंगे सर हेट्रोडंट होंगे, क्योंकि इसमें जो दांत होगी सर वो अलग अलग प्रकार की होगी। जबकि मछली में, शार्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक समान दांत देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग होमोडोंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कि दंत बल्ब किससे बना होता है। आप सभी कहेंगे सर कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। याद रखिएगा दांतों की संरचना पे कल हम लोगों ने चर्चा करा था, लेकिन थोड़ा सा चर्चा यहां पे भी मेरे मित्र जरूरी है। ये वाला हिस्सा क्या होगा, आप कहेंगे सर रूट में धंसा हुआ रहता है। ध्यान में रखेंगे कि जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है इसको हम लोग इनामेल कहते हैं, जो कि आपका किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। और मेरे मित्र इसके अंदर क्या होती है, तो पल्प कैविटी होती है, जिसमें क्या मौजूद होता है सर, इसमें मज्जा गुहा मौजूद होता है, जिसमें रक्त वाहिनी होती है और आपके मसूड़ा से ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। और ये वाला पार्ट रूट कहलाता है, और सर ऊपर वाला पार्ट क्राउन कहलाता है, और बीच वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी नेक कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी कैलोरी में मापा जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो क्या है, आप कहेंगे एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है। याद रखना चला जो जिगर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर यानी कि यकृत, ये सर पुनः विकसित हो सकता है। जो क्या करता है, आप सभी कहेंगे सर बाइल जूस का स्रवण करता है, यानी कि पित्तरस का स्रवण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। ध्यान में रखिएगा 2000 से 8000। और मानव जीव जो है वो किसके लिए होगा, आप सभी कहेंगे सर टेस्ट के लिए है। और ये एक मांसल संरचना है जो किससे जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे सर मुख गुहा के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है। तो मेरे मित्र हम लोग इसको दो तरीके से आंसर देते हैं। अगर एग्जैक्ट में देना हो तो हम सभी कहेंगे सर 9 मीटर लंबा होता है। और ये 9 मीटर कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर लगभग नहीं, हम लोग 30 फीट इसको मान करके चलते हैं। और ये 30 फीट लगभग 9 मीटर होता है, ये मान के चलते हैं। और ऐसे अगर हम मानव आहार नाल की लंबाई के लिए रेंज की बात करें तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर रेंज में आंसर दिया होगा तो 8 से 10 मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, 8 से 10 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि भोजन जो है गुरुजी ये तो हमें पेड़ पौधे से मिलेगी। और हम सबों को मालूम है कि जो पेड़ पौधा है वो एक जैविक पदार्थ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि यह एक अजैविक पदार्थ है, ये क्या है, गलत है। जबकि भोजन रासायनिक क्रियाएं देता है, जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये सब सही है। तो मेरे मित्र असत्य कथन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 होगा। चला ये आपसे पूछा जा रहा है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट सर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजेन जो है वो क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर ग्लाइकोजेन जो है वो मतलब आप कह सकते हैं जंतुओं द्वारा स्टोर्ड यानी कि संचित की गई ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है।
अब कई सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ग्लूकोज तो ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, तो ग्लूकोज ना ग्लाइकोजेन में बदलता है। पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होगा, तो कार्बोहाइड्रेट सर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, सिंपल मटेरियल किस में बदलेगा, ये ग्लूकोज में बदलेगा। और जंतुओं द्वारा संचित की गई ग्लूकोज को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेन कहेंगे। अमीनो अम्ल आप सभी कहेंगे प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है, प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है, प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि वसा युक्त अम्ल अगर हम लोग बात करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या होता है, आप कहेंगे सर ग्लिसरॉल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रक्रम को बताइए। मतलब जब भोजन आपका पच रहा होता है तो सर उस समय ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। क्या कहेंगे कि भोजन एक केमिकल पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। और भोजन का पाचन हमारे शरीर में क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू होता है। और मेरे मित्र भोजन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो कि हीट एनर्जी के रूप में भी होता है। तो आप सभी कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा सही होगा। बाकी यांत्रिक ऊर्जा, तो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो उसमें कौन सी मैकेनिकल एनर्जी होगी भाई। और रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खाना खाने के बाद चमकने लगते हैं। और फिर प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग के रूप में ग्रास नली है। ठीक है, कौन है सर, ग्रास नली है। और यहां पे आपको यह ध्यान में रखना होगा, सॉरी ग्रास नली नहीं होगा, ग्रास नली नहीं होगा, ग्रसनी होगा। क्या होगा सर, ग्रसनी, जिसको हम लोग फायरनेक्स कहते हैं। ये ग्रसनी हमारे मुख गुहा का सर क्या है, पीछे वाला भाग है। और इस ग्रसनी में क्या होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो छिद्र होते हैं। ग्रसनी में क्या होते हैं सर, दो छिद्र होते हैं। और एक छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, निगल द्वार कहते हैं, जो किससे कनेक्ट होता है, हमारे आमाशय से। और दूसरा जो है वो कंठ द्वार कहलाता है, जो किससे कनेक्ट होता है सर, हमारे श्वास नली से। तो मेरे मित्र जैसे ही हम लोग ग्रसनी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो छिद्र आना चाहिए, एक निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार का। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंठ द्वार है ये श्वास नली में खुलता है, जो कि वायु के लिए मार्ग है। और निगल द्वार जो है वो आमाशय में खुलता है, जो हमारे भोजन को अंदर ले जाने का मार्ग है। और ये दोनों ही छिद्र कहां मौजूद होते हैं, ग्रसनी में मौजूद होते हैं। इसीलिए जो सवाल करा जा रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ग्रसनी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो कंठ द्वार है जो श्वास नली में खुलती है, इसी के ऊपर में एक गोल जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, तो जब आप भोजन को निगल रहे होते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है, यानी कि कंठ द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन जो है वो आपके श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, अपडेटेड क्वेश्चन के साथ जो आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं और जो बैकअप में इसका स्टैंडर्ड रहा है, उस हिसाब से ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और मुझे पूरे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के अलावे भी अगर आपको अलग से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना करके दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सबों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके आगामी रेलवे सभी भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे इन सभी बैच में। ध्यान में रखिएगा ये सभी बैच आपकी आवश्यकता के अनुसार है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो मेरे मित्र आपके लिए एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है। अगर आपको एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सर रिवीजन करना है तो पूरा कंप्लीट बैच भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि सर हमें प्रैक्टिस करना है पूरा अपडेटेड क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिक्स सेट के रूप में, तो प्रैक्टिस बैच भी आपके लिए है। और अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी हमें सिर्फ साइंस स्पेशल पढ़ना है तो मेरे मित्र उसके लिए भी आपको साइंस स्पेशल लाइव बैच मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।